So we go ahead with next question, question number 18. Very simple question again. The force between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C and distance d of separation of the plates, distance of separation d with potential difference v between the plates is simple question है. फोर्स पूछा है आपको बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कैपेसिटी है सी, मतलब कैपेसिटर इज सी, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज वी. फोर्स पूछा है. टू सिंपल क्वेश्चन. यू हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है सी, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में है वी और डिस्टेंस इज आल्सो डी. तो व्हाट इज द फोर्स? वेरी सिंपल थिंग. कैसे फाइंड करोगे इसको? हाँ, नो 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 नो, लुक एट द ऑप्शन ऑलवेज. जब आपके पास ऑप्शन इफ यू सी इट इज इन टर्म्स ऑफ सीवी, सीवी एंड सीवी. तो फोर्स, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स क्या होता है? वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो फोर्स इज डब्ल्यू बाई डी. और जो भी वर्क डन होता है वो स्टोर होता है इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? हाफ सी वी स्क्वायर. खत्म. तो फोर्स इक्वल टू डब्ल्यू विच इज हाफ सी वी स्क्वायर बाई डी. तो सी वी स्क्वायर बाई टू डी. सी वी स्क्वायर बाई टू डी. डन. सिंपल क्वेश्चन. Next question. अगला क्वेश्चन. A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance 12 microfarad. If the distance between the plates is reduced to half, distance को तुमने half कर दिया, and space between them is filled with substance of dielectric constant 4, the new capacitance will be. तो आपके पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी. तो इनिशियल डिस्टेंस दोनों में डी है, दिस इज डी, और इनिशियली एयर था. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस विद एयर? ए एप्सिलॉन 0 बाय डी. करेक्ट, राइट. इसको मैं C1 बोल देता हूँ, इधर मैं D1 बोल देता हूँ, और यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये कितना है? 12 माइक्रोफैराड. अब आपको क्या बोला है कि आपने इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस हाफ कर दिया, हाफ. तो यू हैव रिड्यूस द डिस्टेंस टू हाफ. तो D2 इक्वल टू D बाई 2 कर दिया आपने. तो डिस्टेंस इज हाफ. और डिस्टेंस हाफ करने के साथ साथ what have you done is you have inserted a dielectric slab between the two plates, between the two plates. तो यहाँ पे आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ के, के इक्वल टू 4. 4 बोला है ना. न्यू कैपेसिटेंस C2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय D2 इनटू के. क्यों? क्योंकि when you insert dielectric slab the capacity becomes K times. तो K into A epsilon 0 by D2. तो K A epsilon 0 by D2. What is D2? D by 2. ये 2 जाएगा ऊपर, तो C2 will be equal to 2K A epsilon 0 by D. लेकिन A epsilon 0 by D क्या था? C1 था. तो C2 equal to 2K C1. 2 into 4 into C1 की वैल्यू कितनी है? 12 माइक्रोफैराड. हो गया. What is 12 8 जा? 12 8 जा 96. तो 96 माइक्रोफैराड आएगा ये. 96 माइक्रोफैराड. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel plate air filled capacitor of capacitance C, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट एयर फिल्ड कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, हैज प्लेट एरिया A एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D, व्हेन अ मेटल शीट ऑफ थिकनेस D/2, मेटल शीट, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इन्फिनिट होता है, तो पहले वो पता होना चाहिए। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है एंड ऑफ एरिया A इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, its capacitance becomes C2, the ratio of C2 by C1 is, तो पहले एक पैरेलल प्लेट एयर फिल्ड कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C1 बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रेशियो C2:C1 बोला है। हैज एरिया A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, तो शुरू में C1 था A एप्सिलॉन 0 D क्योंकि एरिया इज A एंड डिस्टेंस इज D। बाद में what they have done is the distance between the plates, the distance between the plates D, okay, when a metal sheet of thickness D/2, बाद में क्या किया, एक मेटल शीट इंसर्ट कर दिया लेकिन थिकनेस कितना है उसका D/2। व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस व्हेन यू इंसर्ट अ प्लेट A एप्सिलॉन 0 by D minus T plus P/K, लेकिन मेटल के लिए आपके पास K की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ओके, तो आपको हर जगह पे यू विल फाइंड दिस फॉर्मूला ऐसा ही लिखते हैं बस। अगर मेटल वर्ड यूज किया होगा ना तो ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं ऐसे? व्हाट इज T by infinity? 0, तो दैट इज व्हाई यू हैव द थर्ड टर्म मिसिंग फ्रॉम हियर। और T कितना है? T कितना है? T कितना है? D/2 है ना, D/2। व्हाट इज D minus D/2? D/2, तो A एप्सिलॉन 0 by D/2, 2 गया ऊपर, तो C2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C1, तो C2 by C1 is 2:1, तो 2:1 is the answer, option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक है, जोक, सिंपल क्वेश्चन। अ चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। जब सेंटर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऐसा बोला तो गॉस लॉ पे क्वेश्चन होता है। तो यू हैव अ चार्ज Q माइक्रोकूलम व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, if epsilon 0 is the permittivity of vacuum, then the flux through one phase and two opposite phases of the cube respectively is। तो ऐसा है, हमारे पास एक क्यूब है, तो what we have is a cube, और क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज है which is Q माइक्रोकूलम। तो आपको गॉस लॉ पता होना चाहिए। दिस इज अ क्यूब, लेट अस से ऐसा एक क्यूब है, तो क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज है Q माइक्रोकूलम। व्हाट इज द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, व्हाट इज गॉस लॉ? हाँ, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 क्या होता है? ये फ्लक्स होता है। तो मेरे पास अगर एक सेंटर पे चार्ज है Q माइक्रोकूलम, अब चार्ज है मतलब चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अवे इन ऑल डायरेक्शन, तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बेसिकली पास थ्रू ईच ऑफ द फेसेस, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो आपका पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन फेस एंड टू अपोजिट फेसेस। एक फेस में से कितना फ्लक्स है और दो अपोजिट फेसेस में टोटल फ्लक्स कितना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। तो टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड मतलब Q बाय एप्सिलॉन 0। ये टोटल फ्लक्स है, टोटल मतलब सारे 6 फेस मिला के, पूरे 6 फेसेस में से फ्लक्स कितना जा रहा है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एक में से कितना जाएगा? फ्लक्स थ्रू ईच फेस विल बी टोटल फ्लक्स बाय 6। टोटल फ्लक्स कितना था? Q अपॉन 6, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 था, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच फेस? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0, ये ईच हो गया। तो फ्लक्स थ्रू टू फेसेस विल बी 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच फेस, मतलब 2 into Q बाय 6 एप्सिलॉन 0, मतलब कितना आएगा?
Q by 3 epsilon 0. So it will be Q by 3 epsilon 0. Simple. So it will be Q by 3 epsilon 0. Option number C. Next question. अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप नीट में भी एक्सपेक्ट करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। टू कंडेंसर C1 एंड C2, दो कंडेंसर मतलब दो कैपेसिटर C1 एंड C2 आर जॉइंड एज शोन। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज V1 एंड दैट ऑफ B इज V2। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D विल बी, तो ये जो D पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना होगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको V मान लेता हूँ। अब सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पोटेंशियल होता है ना, वो डिस्टेंस के साथ या तो इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है। तो द पोटेंशियल इधर राइजेस और इट फॉल्स। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे, या तो V1 को V2 से ज़्यादा मान लो या तो उल्टा। तो वी कैन से लेट V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि V1 इज ग्रेटर देन V2, इफ आई एम सेइंग V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका मतलब होता है कि V1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन V और V इज ग्रेटर देन V2। क्योंकि मैंने अभी बोला इन अ गिवन डायरेक्शन या तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या तो ड्रॉप होगा। तो अगर V1 ज़्यादा है V2 कम है, तो V का जो पोटेंशियल है वो V1 और V2 के बीच में है। ओनली अंडर दैट कंडीशन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जो कैपिटल C1 था उसका चार्ज Q1 और जो कैपिटल C2 है उसका चार्ज Q2 सेम होगा, क्योंकि दे आर इन सीरीज। सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो चार्ज ऑन बोथ ऑफ दिस कंडेंसर्स इज सेम। You were supposed to find out what? You were supposed to find out potential here, V, बराबर? And these two are in series. These two are in series. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो what is series combination? 1/C1 plus 1/C2. Okay. So series combination, if you see, 1/CS equal to 1/C1 plus 1/C2. Good. Then आपको तो पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना था ना, कैसे करेंगे? How will you find out potential drop? Think, simple है। It is too simple। दो मेथड है, एक तो ये है, अगर ये नहीं जमता तो कोई बात नहीं, दूसरा होता तो ये दोनों सीरीज में थे ना, तो चार्जेस क्या था? सेम। तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे बाय सेइंग Q1 इक्वल टू Q2। चलो यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। What is charge in terms of C and V? CV। Q1 is C1 और Q2 is C2 एंड आपने बोला ना चार्ज इज CV, तो Q1 is C1, लेकिन क्या पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? V1, क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन, वेरी गुड, V1 माइनस V। यहाँ पे क्या लिखोगे? V माइनस V2। एक्सेलेंट। इधर V2 माइनस V मत लिख देना। गुड, अभी बस सॉल्व कर लो, आपको क्या चाहिए था? V मिल जाएगा, सॉल्व करना इसको। तो यू हैव C1 V1 माइनस C1 V इक्वल टू C2 V माइनस C2 V2। ओके, तो शिफ्टेड हियर C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C2 V प्लस C1 V। तो C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C1 प्लस C2 V कॉमन आ गया, तो V आ गया आपका V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कहाँ पे है? C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी ये सेम क्वेश्चन आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर भी आ सकता है, वेयर दे विल गिव यू C1 C2 वैल्यूज और आपको V1 और V2 के पोटेंशियल की वैल्यू बता देंगे एंड देन यू कैन फाइंड आउट इज पोटेंशियल एट अ मिड पॉइंट. तो यू कैन जस्ट डू दैट. अगला क्वेश्चन. हाँ, ये भी सिंपल है. अगेन ये नीट में भी आया था सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन ही है, सेम टाइप नहीं, सेम क्वेश्चन है. अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q कूलम विद इन इट. तो जो B पॉइंट दिखाया है ना, वहाँ पे एक चार्ज है, नहीं ये B सरफेस होगा. तो हॉलो सिलेंडर में एक चार्ज है, इसके अंदर एक चार्ज है, लेट अस से Q कूलम का. इफ phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व फेस B. ये जो कर्व फेस है B, इसमें से फ्लक्स कितना है? phi. द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस A विल बी. चलो सिंपल क्वेश्चन है ये. तो एक काम करते हैं, यू हैव अ हॉलो सिलेंडर. इस हॉलो सिलेंडर में यू हैव अ चार्ज एंड इफ आई अज्यूम द चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? अवे होता है. तो फील्ड लाइन ऐसा जाएगा, मतलब द फील्ड लाइन्स विल पास नॉर्मली थ्रू सरफेस A, थ्रू सरफेस C एंड दे विल आल्सो पास थ्रू सरफेस B. और जो सरफेस B का टोटल फ्लक्स है वो कितना है? phi है. तो टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स थ्रू A, फ्लक्स थ्रू B एंड फ्लक्स थ्रू C. तो टोटल फ्लक्स है चार्ज का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस A से B से और C से तीनों से पास हो रहा है. तो फ्लक्स थ्रू A और C क्या होगा? सेम. क्यों सेम होगा? बिकॉज एरिया इज, डिस्टेंस का कुछ मतलब नहीं होता है यहाँ पे, एरिया इज सेम, राइट. तो फ्लक्स थ्रू A एंड फ्लक्स थ्रू C, इसको मैं बोलता हूँ लेट अस से सम नेम phi डैश. तो फ्लक्स थ्रू A एंड C आर सेम, क्योंकि एरिया सेम है दोनों का इसके लिए. तो यू हैव टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू A एंड C सेम हो गया, तो 2 phi डैश प्लस फ्लक्स थ्रू B. व्हाट इज फ्लक्स थ्रू B? phi बोला ना उसको, तो phi. व्हाट इज टोटल फ्लक्स बाय द वे? व्हाट इज टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. बट टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, ये हो गया चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2 phi डैश प्लस phi. वेरी गुड. आपको phi डैश पूछा था, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 माइनस phi इक्वल टू 2 phi डैश, मतलब phi डैश इक्वल टू 1/2 चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 माइनस phi. ये आ गया फ्लक्स थ्रू A या फिर फ्लक्स थ्रू C. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. If the radius of the spherical Gaussian surface is increased, then the flux due to a point charge enclosed by the surface remains constant. अब ऐसा क्यों? अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव Q, इट जनरेट्स अ फ्लक्स. फ्लक्स कहाँ से पास होता है? तो गॉसियन सरफेस में से पास होता है. तो व्हाट वी डू इज, हम गॉस लॉ में एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं. अगर कंडक्टर स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल है. अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमने रेडियस ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को इंक्रीज किया, तो हम लोग कंडक्टर का साइज नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, हम किसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं? इमेजिनरी सरफेस का. बराबर. कितना भी बढ़ा दो. व्हाट इज गॉस लॉ? फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. तुमने चार्ज एनक्लोज बढ़ाया क्या? नहीं. तो फ्लक्स क्यों चेंज होगा? फ्लक्स कब चेंज होगा? जब चार्ज एनक्लोज बढ़ेगा. अगर ऐसा बोला था कि चार्ज डबल कर दिया तुमने या चार्ज इंक्रीज किया, तो फ्लक्स विल इंक्रीज. तो उस केस में ऑप्शन सी आएगा. चार्ज कम करोगे तो फ्लक्स विल डिक्रीज. चार्ज जीरो करोगे तो फ्लक्स विल भी जीरो. लेकिन तुम सिर्फ गॉसियन सरफेस का साइज बढ़ा रहे हो, तो उसका फ्लक्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. गॉसियन सरफेस का साइज कुछ भी हो, फ्लक्स इज ऑलवेज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0, तो रिमेन्स अनचेंज्ड.
2 points P and Q are maintained at potentials 10 volt and minus 4 volt respectively. Then the work done in moving 100 electrons from P to Q is, simple question है. Potential at point P is 10 volt, potential at point Q is minus 4 volt. They are asking you work done in moving 100 electrons from P to Q. You know what is work done? Work done is the charge that you are moving into the difference of potential between the 2 points in between. जिन दो पॉइंट्स के बिटवीन तुम चार्जेस को मूव कर रहे हो, तो चार्ज दैट यू मूविंग, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल. फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल मतलब VQ और इनिशियल मतलब VP. करेक्ट? क्लियर? गुड, सिंपल. हाउ मेनी चार्जेस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग? 100. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो 100 पे कितना होगा? 100E. What is VQ? minus 4. What is VP? minus, मतलब VP plus 10 तो minus 10 हो जाएगा ये. तो this is 100 into charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 into minus 14 into minus 14. हो गया? तो एक काम करो, सिंपल सा है, ये पॉइंट हटा दो, 1.6 और 16 कर लो, 10 raised to minus 20 हो जाएगा, 10 raised to minus 20 और 10 raised to 2, 10 raised to minus 18 हो जाएगा, 16 14 का 16 14 का 16 10 का 160 224. Okay, so this is 224 with a minus sign into 10 raised to minus 18. Of course joule, वर्क डन तो जूल में होगा. ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि माइनस आएगा, तो माइनस 2.24 इंटू 10 raised to minus 16 जूल. सिंपल का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी आएगा. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, यस, लेकिन वहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो उसके हिसाब से तो ऑप्शन सी आना चाहिए. कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर क्या है? इन्होंने बी दिया हुआ है क्योंकि इन्होंने चार्ज में इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लिया होगा. माइनस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली यू टेक दिस एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. चलो ठीक है, अभी वी विल मैच देम, बट आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए. प्लस कर दो, because normally work done with this is to be mod of Q. Quick. What about protons? So minus. What about neutrons? 0. Neutrons have no charge. What about alpha particles? 4 कैसे? 2 times ऑफ, इसका डबल आंसर आएगा उस केस में. पॉजिटिव के साथ इसका डबल आएगा. अगला क्वेश्चन, the capacities of 3 capacitors are in the ratio of 4:3:2. Their equivalent capacity when connected in parallel is 10 105 by 13 microfarad more than when connected in series. अच्छा, good. तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से. द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स आर ऑफ द वैल्यूज इन माइक्रोफैराड. तो क्वेश्चन ऐसा है ना, हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटी का रेशियो दिया है आपको. कितना दिया हुआ है? 4:3:2. तो C1:C2:C3, ये कितना है? 4:3:2. आपको बोला है कि जब आपने इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इनका जो कैपेसिटी था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो 105/13 माइक्रोफैराड मोर है कंपेयर टू व्हाट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज. मतलब Cp इज Cs plus 105/13. दैट इज व्हाट इट मींस. ओके, ऐसा उनका बोलने का मतलब है. तो इंडिविजुअल कैपेसिटी कितना है बताओ? 3 होगा. तो पहले तो आपको रेशियो दिया हुआ है, रेशियो से आप C1 C2 C3 की वैल्यू निकालो. कैसे निकालते हो?
4C 3C 2C, एक सिर्फ कॉमन मल्टीपल डाल देते हैं ना, तो 4C 3C 2C। अब जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में जब कनेक्ट करते हो तो दैट बिकम्स C1 प्लस C2 प्लस C3, so that is equal to 4 9। हाँ यस, और CS इज 3 है, 1 बाई CS 3 है, तो 1 बाई CS इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। 1 बाई C1 कितना है 4C, C2 कितना है 3C और 2C। 1 बाई 4 और 1 बाई 2 3 बाई 4 होता है वो, ये 3 बाई 4 है, तो 3 बाई 4C प्लस 1 बाई 3C, 9 प्लस 4 13 अपॉन 12, तो 13 अपॉन 12C, ये हो गया आपका 1 बाई CS। गुड, तो आपको यहाँ से CP कितना है, CP therefore equation 1 becomes CP is 9C and CS is 12C by 13, 12C by 13 प्लस कितना था 105 by 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, व्हाट इज 13 9 का 117C इक्वल टू 12C प्लस 105। 117 में से 12 गए 105 और यहाँ पे 105, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू 1 आ गई, तो C1 आएगा 4 क्योंकि 4C था तो 4, C2 आएगा 3C था तो 3 और C3 आएगा 2, तो 4 3 2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, quick. Next question, अगला क्वेश्चन, MST CD 2023, three capacitors of capacity C, 3C, 6C are connected once in series then in parallel. The ratio of equivalent capacitance in series to that of parallel will be। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। हमारे पास C1 की वैल्यू C है, C2 की वैल्यू 3C है और C3 is 6C and then they are connected in series and in parallel। तो सीरीज के लिए तो तुम करोगे 1 by C plus 1 by 3C plus 1 by 6C। What is the total sum of this? अरे ये 1 by 3, 1 plus 1 by 3 is 4 by 3, 4 by 3 plus 1 by 6, 4 by 3 1 by 6, 9 by 6, 4 by 3 1 by 6, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो इसको, तो 8 by 6 plus 1 by 6 तो 9 by 6 होता है वो, 9 by 6 कितना होता है 3 by 2, कितना होता है, तो ये टोटल कितना हो गया 3 by 2C, तो CS कितना आ गया 2C by 3, और पैरेलल के लिए क्या करोगे, इसी ऐड करोगे C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना 10, ओके 10 हो गया। रेशो चाहिए, रेशो किसका रेशो, CS by CP, CS by CP, तो 2C by 3 और ये 10C कैंसिल 1 का 5 का, तो 1 by 15, 1 by 15 is option C। So this is the end of PYQ section। तो क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, तो what we will do is we will go through some good type of non PYQs। उसमें से ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q माइनस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ये क्वेश्चन JEE का PYQ है। plus Q minus Q are placed at the corners of a square of side 2L। The electric potential at point A midway between the two charges plus Q is। ये हमने हमारे फुल कोर्स में सॉल्व किया है, अगर याद होगा 2019 का JEE PYQ है ये।
तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, चलो ध्यान दो यहाँ पे, इट इज सिंपल क्वेश्चन। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको बोलता हूँ चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 4, क्योंकि स्क्वायर का साइड लेंथ 12 था, मतलब ये 12 डिस्टेंस था, ये भी 12 था, तो ये कितना हो गया L और L। आपको पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है, ए पॉइंट पे। तो टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस ड्यू टू थर्ड चार्ज प्लस ड्यू टू फोर्थ चार्ज। और पोटेंशियल में तुम डायरेक्ट ऐड कर सकते हो कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डोंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड बाय द वे, अगर अगर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है तो समझ में आएगा पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और डिस्टेंस। 1 और 2 इन दोनों का चार्ज सेम है और 1 और 2 का डिस्टेंस भी a से सेम है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम था कि v1 और v2 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय n। सिमिलरली इफ यू सी v3 एंड v4 चार्ज भी सेम है और a पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है, तो v3 और v4 भी आएगा सेम। बाय द वे, ये l है, ये 2l है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 5l स्क्वायर का रूट 5l, करेक्ट। तो v3 और v4 भी सेम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q बाय रूट 5l। चार्ज अपॉन डिस्टेंस होता है ना पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद नहीं अगर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस रूट 5l था, चार्ज माइनस q था, इसके लिए अब ये इक्वेशन नंबर 1 में जाएगा। तो फ्रॉम 1 to 3 कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है आपको, 4 टर्म्स है, उसमें से 2 टर्म्स और 2 टर्म्स सेम है, तो 4 में से ना 2 टर्म्स आपके पास आएंगे, कौन से, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय l, और 2 टर्म्स आपके पास आएंगे कौन से, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय रूट 5l। जो कॉमन निकलता निकाल लो, 2q 4 पाई एप्सिलॉन 0 l, इधर बचा 1, इधर 1 बचा, उधर बचा, हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two point charges 100 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed at point A and B respectively with AB equal to 40। A पे एक चार्ज है, B पे दूसरा चार्ज है, A से B का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। The work done by external force in displacing the charge 5 microcoulomb from B to C, where BC is 30 centimeter, angle ABC is pi by 2 and 1/4 pi epsilon 0 is 9 Newton raised to 9 Newton meter square per coulomb square। ये क्वेश्चन भी JEE का PYQ है और ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में फुल कोर्स में सॉल्व किया है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग था और डायग्राम दिया था, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, तो मैं बता दूँ डायग्राम ड्रॉ करके। टोटल 3 पॉइंट है ABC, A और B का डिस्टेंस 40 है, B और C का डिस्टेंस 30 है, बराबर AB 40, BC 30, AC 50। तो ऐसा है, देख लो अच्छे से, AB 40 समथिंग लाइक दिस। तो मैं अगर इसको A पॉइंट बोलता हूँ, इसको B पॉइंट बोलता हूँ, तो ये C पॉइंट है। A भी डिस्टेंस 40 है, तो ये डिस्टेंस है 30 और AC आएगा 50, क्योंकि ये बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। मैं फिलहाल सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, तो दिस इज 50 सेंटीमीटर। उसमें से A पे चार्ज कौन सा है, 100 माइक्रोकूलम, यहाँ पे एक 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे B पे कितना है 5। अब C पे और एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, कितना चार्ज है C पे 5, C पे कितना है 5, है ना। The work done by external force in displacing the charge 5 microcoulomb from B to C, B to C, oh okay, the work done by external, अच्छा okay ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज नहीं है,
सिर्फ ऐसा बोला है कि ये जो चार्ज है ना बी का, इसको ऊपर लेके जाना है, सी पे लेके जाना है ना। तो the work done by external force in displacing the charge 5 microcoulomb from B to C, where BC is 30, angle ABC is 90, 1/4 is 9 × 10⁹. तो कितना वर्क होगा ऐसा आपको पूछा है। How much is the work done? Work done. Work done. Work done is charge that you are moving into difference of potential between the 2 points. तो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो? B to C. तो हो जाएगा चार्ज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। करेक्ट? बराबर? श्योर? 100%? ओके, तो क्या करेंगे इस केस में? What is the potential at C point? Potential at C point is due to both charge at A and B. तो potential at C point is potential due to charge at B and charge at A. करेक्ट? अरे ऐसे ही आएगा, कितना क्या कंफ्यूजन है, यहाँ ध्यान दो सबके ध्यान दो। टोटल चार्ज कितने हैं आपके पास? कितने चार्ज हैं? 2 है। कहाँ कहाँ रखे हैं? ए एंड बी पे। तुम कौन सा चार्ज को मूव कर रहे हो? बी पे जो चार्ज है कौन सा है? 5 माइक्रोकूलम। कहाँ से कहाँ कर रहे हो? B to C। तो कितना वर्क होगा ये पूछा है। तो व्हाट इज वर्क डन? चार्ज इनटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स वेयर यू आर मूविंग द चार्जेस। तो चार्ज कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो? B से C। कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो? B से C। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट B, ऐसे आएगा ना। तो पोटेंशियल एट C कैसे फाइंड करोगे? तो ऐसा है कि जो चार्ज तुम मूव कर रहे हो ना उसको पोटेंशियल नहीं लेते, पोटेंशियल स्टैटिक का लेते हैं। कौन सा चार्ज मूव हो रहा है? बी पे, उसका पोटेंशियल होगा ही नहीं। किसका होगा? ए का। तो जब मैंने बोला पोटेंशियल एट सी, किसका पोटेंशियल? चार्ज एट ए का। जब मैंने बोला पोटेंशियल एट बी, किसका? ए का। तो याद रखना ये पोटेंशियल एट सी इज ड्यू टू चार्ज एट ए, पोटेंशियल एट बी इज ड्यू टू चार्ज एट ए। तो यहाँ जाएगा क्यू। व्हाट इज पोटेंशियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज जो ए पे चार्ज है उसका पोटेंशियल, इसको कैपिटल क्यू बोल देता हूँ मैं। कैपिटल क्यू बाय डिस्टेंस, सी पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? ए से। तो आर ए सी माइनस बी पे पोटेंशियल किसका होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 किसका होगा? उसी चार्ज का होगा, ए का। कहाँ पे? बी पॉइंट पे। डिस्टेंस कितना होगा? आर ए बी। सिंपल। तो एक काम करो, Q तो था ही, कैपिटल Q भी आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/RAC माइनस 1/RAB। सिंपल, गुड। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, स्मॉल q जो चार्ज मूव कर रहे हो कितना है? 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। और कैपिटल कितना है? 100 माइक्रो 10⁻⁻12 हो गया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना है? 9 × 10⁻9 है। 1/RAC, RAC कितना डिस्टेंस है? 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50। कितना है? 50। कितना है? 50। AB कितना है? AB कितना है? 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो? 10⁻²। तो इन दोनों का 10⁻² कॉमन निकाल लिया। गुड। तो अब लुक, 10⁻12 और 100 कितना हो गया? -10 और 9 -1, 5 9 45 × 10⁻⁻1 और नीचे कितना है? वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो जगह हो जाएगा +1। वेरी गुड। 40 - 50 -10, 40 - 50 -10/50 × 40 हो गया। गुड, वेरी गुड। तो ये आ गया बराबर। गुड। 1 and 9 तो ये 10 और 10 कैंसल, तो 9/4 विद माइनस साइन, ऑप्शन डी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हम लोग ये तो नहीं लेने वाले, ये भी नहीं लेने वाले क्योंकि दिस सॉल्व थ्योरी। दिस वन वी विल सॉल्व 7 number. Electric charges of plus 10 microcoulomb, plus 5 microcoulomb, minus 3 microcoulomb, 8 microcoulomb are placed at the corners of a square of side root 2 meter. The potential at the center of the square is, simple question है, very simple question। तो आपके पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे चार अलग अलग चार्जेस है और आपको बोला है कि सेंटर का पोटेंशियल कितना ये बताओ। तो हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको मैं वर्टेक्स 1 बोलता हूँ, वर्टेक्स 2 बोलता हूँ, वर्टेक्स 3 बोलता हूँ, 4 बोलता हूँ। आपको सेंटर में फाइंड करना है, अगर आपको याद होगा, याद तो होगा ही। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर? अगर ये L है, ये L है तो ये √2 L है, उसका आधा L/√2, तो डिस्टेंस सेम है, सिर्फ चार्जेस सेम नहीं है। तो टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर को मैं वो बोल देता हूँ, इट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। और V1 V2 V3 V4 चारों में ही 1/4πε0 आने ही वाला है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर, चारों में आएगा ना। और क्या होगा, 4 बाय डिस्टेंस, तो क्या आएगा Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3 प्लस Q4 बाय R4। और R1 R2 R3 R4 भी क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। कितना है, सेम। वैसे भाई तुमको L की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, √2, तो बाद में सॉल्व कर लेंगे वो। 1/4πε0 R1 R2 R3 R4 सेम थे, इसके लिए इसको मैंने R बोल दिया, R। तो याद रखना, लिख देता हूँ मैं R1 R2 R3 R4 R है, और ये R कितना है, L/√2 है। और L कितना है, √2 है, तो √2 का √2 कितना है, 1 है। हमारा काम और आसान, वेरी गुड। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, वेरी गुड। आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर है और भी अच्छा है। व्हाट इज 1/4πε0 9 × 10⁹। R की वैल्यू कितनी है, 1। Q1 कितना है, 10, 5 15 और -3 12 और 8 कितना, 20। ऐड करो ना, 10 5 3 8 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6, आखिरी में 10⁻⁻6, क्योंकि सब माइक्रोकूलम में थे इसके लिए। तो हो गया 15 में से 3 गए, 12 में से 8 ऐड हो गए, 20 into 9 180 into 10⁻9 और -6, तो कितना हो गया, 1.8 into 10⁵ वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। तो एक लास्ट क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन हमारा हुआ नहीं अब तक, तो मतलब क्रैश कोर्स में नहीं हुआ, तो वो कर लेंगे कवर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, दिस वन। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 9 picofarad. The separation between its plate is D. The space between the plates is now filled with two dielectrics. One of the dielectrics has dielectric constant K1 equal to 3 and thickness D/3, while the other one has dielectric constant K2 equal to 6 and thickness is 2D/3. The capacitance of the capacitor now is। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक। शुरू में एयर था, एयर, तो इनिशियली जब एयर था तो उसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू था वो था 9 पिकोफैरड। तो C0 इज 9 पिकोफैरड और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। अभी क्या किया, अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने 2 डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए, 2। तो यू आर फिलिंग 2 डाइलेक्ट्रिक्स। एक ने स्पेस ऑक्यूपाई किया D/3, मतलब 1/3, और जो बचा हुआ 2/3 है वो दूसरे डाइलेक्ट्रिक ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो बचा हुआ 2/3 होगा दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द रिमेनिंग डाइलेक्ट्रिक, ऐसा है।
मोर और लेस, समझ लेना, 1/3 2/3। गुड। तो ये जो है ना, ये है आपका T1 विच इज d/3, ये है आपका T2 विच इज 2d/3। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो पहले ये समझ लो कि ये जो पहला वाला है, ये पहला कैपेसिटर बन गया C1, ये दूसरा बन गया, और ये है सीरीज में। मैंने आपको बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज सीरीज और इफ देयर इन पैरेलल। जिनको याद नहीं, मैं और बता देता हूँ। अगर डिस्टेंस पे डिविजन हो, जैसे d/3 और 2d/3, जब डिस्टेंस पे डिविजन हो, क्लियरली बोला है, d/3 स्पेस में पहला मटेरियल, 2d/3 में दूसरा, तो तुम डिस्टेंस पे डिवीजन कर रहे हो, देन द टू कैपेसिटर गोज इन सीरीज। अगर एरिया में डिवीजन होता, मतलब अगर ऐसा बोलते कि हाफ एरिया में एक, या फिर 1/3 एरिया, ऐसा भी कर सकते थे ना, 1/3 एरिया में एक मटेरियल तुमने फिल कर दिया और बचे हुए में दूसरा कर दिया। तो जब एरिया पे डिवीजन होता है तो दे गो इन पैरेलल। तो ये सीरीज है कि पैरेलल है? ये सीरीज है। तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज। अब पहले C1 और C2 फाइंड कैसे करोगे? C1 इज K1 A epsilon 0 by T1। तो C1 इक्वल टू K1 की वैल्यू 3 दिया है ना, 3 है। A epsilon 0 by T1 कितना दिया हुआ है? D/3। तो 3 गया ऊपर, तो कितना हो गया? 9 A epsilon 0 by D। सही है। लेकिन A epsilon 0 by D क्या था? क्या था? ओरिजिनल। अरे ओरिजिनल था ना, तो ये क्या आ जाएगा? 9C0। जो सेकेंड कैपेसिटर है, सेकेंड C2, उसके लिए क्या आएगा? K2 A epsilon 0 by T2। K2 कितना है? K2 कितना है? 6। A epsilon 0 by T2, T2 कितना है? 2d/3। ये क्या है? ऊपर 18 और नीचे क्या है? 2, तो क्या आएगा? 9 A epsilon 0 by D। तो 9, तो दोनों सेम आ गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज सिंपल, 1/C1 प्लस 1/C2। वो तो डायरेक्टली बोलते चल जाता, तो यह जाएगा 1/9C0। मैं डायरेक्ट बता सकता था, मैंने नहीं शॉर्टकट मारे, तो ऑफ कोर्स यू शुड नो इट इज 2/9C0। तो CS कितना हो गया? 9/2C0। 9/2 C0 कितना? C0 9 पिकोफैराड। ओके, 81/2 40.5 picofarad is the new option number P. So that's it for today, and that is the end of electrostatics.